तो एक दो तो जल्दी जल्दी बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है ना। तो तेजी में कॉपी निकालिए और बना के दिखाइए। H2CO3। अब क्या निकालना है आपको, इनका मास निकालना है। फाइंड मॉलिक्यूलर मास, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित का परम सॉरी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। निकल गया? अरे वाह। अच्छा, कुछ लोग अभी जो नए हैं उनके लिए इसको हम अभी एक कैलकुलेट करके दिखाते हैं फिर से। देखिए H2CO3 में क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कहेंगे क्या कि देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है तो इसको लिखेंगे 2 गुने H। एक H का मास कितना बताया गया था आपको? 1। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। 2 हो गया हाइड्रोजन के लिए। फिर कार्बन कितना है यहाँ पे? 1 कार्बन है और कार्बन का मास कितना होता है? 12। कितना हो गया यहाँ पे? 12। ये भी आसान है। फिर हम लोग कहेंगे किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 3। 3 ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 16 48। अब क्या करना होगा? जोड़ लेना होगा। 48 12 60 60 2 62। अब एक बात है, यहाँ पे 62 लिख लिया। 62 लिखने के बाद कुछ तो यूनिट लिखना होगा ना। बिल्कुल। तो अब देखिए हाइड्रोजन भी एमयू में था, कार्बन भी एमयू में, ऑक्सीजन सब मिला के यहाँ पे क्या होगा? एमयू ही होगा। ये भारी है क्या? सब कोई कर ले रहा है इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक और बना लीजिए। ये आप निकाले थे इसका, शायद घर पे दिए थे, घर से निकाल के लाने के लिए। कितना? 98। 98 आ रहा है। सबको क्या निकल गया? कैसे निकालेंगे? 3 हाइड्रोजन है, पूरा ऐसा लंबा करके नहीं बना पाएंगे। 3 फास्फोरस से कितना होता है? 31। और ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो 4 कितना होगा? 64। सबको सम अप कर लेते हैं, कितना हो रहा है? 98। 98 क्या? एमयू। बिल्कुल सही है। फॉर्मिक एसिड का नाम सुने? क्या होता है फॉर्मूला? तो हम लिख दिए वो। चलिए हम निकालिए इसका, फॉर्मिक एसिड का निकालिए। कितना रहा है? 46 एमयू। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये तो अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा तब आपको पता चलेगा ये दोनों एच एक साथ क्यों अलग अलग क्यों लिखा गया। बहुत लोग कहते हैं सर इसको दोनों को मिला के लिख दें तो अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अभी जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो पता चलेगा इसके बॉन्ड जो है अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे। क्या लिखेंगे? देखिए तो हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास टोटल? हाइड्रोजन 2 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो 2 का मास कितना हो जाएगा? 2। फिर कार्बन कितना है यहाँ पे? 1। तो 1 कार्बन का वजन कितना होता है जी? 12। यहाँ पे 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 32। सबको जोड़ लेते हैं, कितना होगा? कितना? 46 एमयू। भारी है। ठीक है। अच्छा, याद आ रहा है आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलन का जल, ऐसा कुछ पढ़े हुए थे 10वीं क्लास में? पढ़े थे ना? कोई एक मॉलिक्यूल का नाम बताइए तो जिसके में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, क्रिस्टलन का जल हो। जिप्सम सुन याद आ रहा है? क्या होता है फॉर्मूला जिप्सम का? CaSO4 डॉट, किसी को नहीं याद है? चलिए निकालिए, इसके लिए निकालिए, तो इसका मास निकालिए। अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे जो 2 लिख दिया गया इसका क्या किया जाए। कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं ना हो रहा है? 2 का मतलब ये पानी अब 2 हो गया है ना। तो यहाँ पे H के जगह क्या लिखेंगे? 4H और 2 ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए निकालिए।
कैल्शियम का 40 होता है, उधर रब हो गया है, नीचे था। कैल्शियम कितना होता है? 40, 40। कितना आ रहा है? 156। अच्छा, बाकी लोग? वन 156 आ रहा है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए तो कैल्शियम, कैल्शियम कितना होगा? बिल्कुल, एक कैल्शियम है तो डायरेक्ट इसे 40 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे सल्फर कितना होगा? 32, सल्फर का 32 होता है। फिर ऑक्सीजन कितना है? 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 का कितना होगा? 64। अब आपके ऊपर है, आप मन करे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए। हम मेरे ऊपर है, हम ऐसे सोचें कि पानी का वजन कल निकाले था 18 आया था, याद आ रहा है? अच्छा ठीक है, बातों तो दोनों एक ही होगा। हम लोग ऐसे कर लें, हम कहें कि 4 गो हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन का वजन कितना हो गया? 4, 4 हाइड्रोजन का वजन कितना हो गया? 4, और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का हो गया 32, तो 32 और 4 36। एक तो ये तरीका है। एक तरीका है कि हम लोग को पहले से पता है कि पानी का कितना होता है? 18 होता है। कल कैलकुलेट किया था, बहुत छोटा है, इसको याद रखेंगे, अक्सर इसका इस्तेमाल पड़ता है। एक वाटर का कितना होता है? 18, 18, तो 2 वाटर का कितना हो जाएगा? 36। तो दोनों तरीका है, किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे? इसका मास कितना हो गया? 36। सबको जोड़ लेंगे। ये बात समझ में हम क्या बोले हैं? क्या हुआ? 172, ठीक है। आप ही के भरोसे है। 6 4 10 12 1 2 हाथ में 1, और 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16 17, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, ऑक्सीजन तो 2 लेना होगा ना। आगे 2 लगाने का मतलब ये स्टाइक्योमेट्री है, जो बैलेंस करते हैं लगा के आगे। इसका मतलब होता है कि ये लगाने का मतलब ये दोनों दो है, पूरा सेट दो है। इसका इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पानी कितना है? वाटर मॉलिक्यूल 2 है। ऐसे ऐसी कुछ कहानी है। आगे 2 लगाने का मतलब यही होता है। तो शायद आपको ये सब चीजें समझ में आ गई ना? निकाल लीजिएगा आराम से, कोई भी क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल देखिए, ये आपको एक तरह से हथियार दिया गया, इसका इस्तेमाल करना है आपको आगे। आपको जब हम लोग मोल के लिए जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, जब मोल के लिए कुछ गणना की जाएगी, उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना होगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। तो यहां तक की कहानी। कुछ होमवर्क है आपके लिए, यहाँ पे कल करके लाइएगा इसको, यहाँ पे स्लाइड पे दिया गया है, ठीक है ना? ये दिख रहा है आपको? इसमें कुछ आपको कराया जा चुका है, कुछ ऐसे हैं जो आप नहीं किए हुए हैं, उसको कर लेंगे कंप्लीट यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं इसमें। एक और चीज, एक टर्म आ रहा है एटॉमिसिटी, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अगले स्लाइड में देखिए क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो शायद आप लोगों ने 9th में कर लिया होगा। हालांकि बहुत बच्चे तो बहाना मारते हैं 9th में लॉकडाउन था, नहीं जी? तो लॉकडाउन वाला बात अगर हो तो ठीक है, इसको देख लिया जाए क्या है। सबसे पहले एक शब्द है जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। नाम सुने हैं? एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं इसको? परमाणविक संख्या। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है। मुजले ने कहा था कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर आपको 2 एलिमेंट दे दिए जाए, एक गोल्ड है और एक मान लेते हैं आयरन है, और आपसे पूछा जाए कि इसमें मेन डिफरेंस क्या है, तो आप सबसे पहले यही डिफरेंस बताएंगे कि जो गोल्ड है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आयरन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों का प्रोटॉन क्या है? अलग अलग है। जैसे कि जितने भी एलिमेंट है उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, ठीक है ना? जिंक के पास 30 है, और उस जिंक के जो 30 है उसमें से अगर 4 को कम हो जाए, 4 को निकल जाए, तो अब जिंक नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? आयरन बन जाएगा। आयरन का 26 होता है, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है वो जो डिसाइड करते हैं कि एलिमेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, तत्व का जो प्रकृति है वो कैसा होगा, ठीक है ना? उसी प्रोटॉन की संख्या से यह बात तय होता है कि दिया गया सबस्टांस मेटल है, नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, मतलब धातु है, अधातु है कि उप धातु है। ये सभी बातें कौन तय करता है?
प्रोटॉन ही तय करते हैं। पूरे एलिमेंट का नेचर किसके हाथ में होता है? प्रोटॉन के हाथ में होता है। अब प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर, याद आ रहा है बात? केंद्र के अंदर पाया जाता है। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। प्रोटॉन की संख्या को किससे सूचित करते हैं हम लोग? जेड से। जैसा मान लेते हैं कि अगर ऑक्सीजन के पास कुल प्रोटॉनों की संख्या है 8, तो पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड फॉर ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के लिए जेड का मान क्या होगा, तो क्या बताइएगा? 8 होगा। क्लियर है ये बात? दिक्कत इसमें? तो इसको पहले एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मोजले, एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। The total number of proton which is present in a nucleus of an atom is said to be atomic number। मतलब उन्होंने कहा था कि देखिए इसका मौलिक गुण है, किसी तत्व का मौलिक गुण क्या होता है? उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है। और यह किसके बराबर होता है? यह उन प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है जो उनके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। बेसिकली प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं, यानी किसी एटम के अंदर, किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में, उसी को क्या बोलेंगे? उसका एटॉमिक नंबर बोलेंगे। ठीक है ना? इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन एन एटम इफ इट इज न्यूट्रल। और ये बराबर होता है किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, अगर वो हमारा तत्व क्या हो? न्यूट्रल हो, यानी कि वो क्या हो? उदासीन हो तब। और इसे किससे सूचित करते हैं हम लोग? जेड से सूचित करते हैं। यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं उसको हम एक बार लिख के एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, जैसे देखिए इसका मतलब क्या हुआ। और मान लेते हैं कि हम लोग पास मैग्नीशियम नाम का कोई एक एलिमेंट है। तो हम लोग याद किए हुए हैं 1 2 3 4 वाला, याद ही है ना? मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पर। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम में प्रोटॉन कितने होंगे? मैग्नीशियम में प्रोटॉन होंगे 12। अब अगर हम आपसे बोले कि मैग्नीशियम पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पे ना तो प्लस दिख रहा है ना तो माइनस दिख रहा है, इसका मतलब है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब हुआ कि जितना उसके पास प्लस चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? उसके बाद माइनस होगा। तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। अब देखिए इस प्रोटॉन की संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? जेड से। इसे किससे सूचित किया जाता है? जेड से सूचित किया जाता है। तब से पूछ दिया जाए कि मैग्नीशियम के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, तब क्या बताइएगा? 12 होता है। याद रहेगा ये बात? हमारी बात है? ठीक है, ये बातें हो गई। तो ये आपको पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या है। आगे बढ़ा जाए। अगला है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान, जिसके बारे में कल आपको थोड़ा सा बताए भी थे। एटॉमिक मास क्या होता है? तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ के द्वारा उन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। हालांकि ये बहुत हद तक सही नहीं था। आपको याद होगा कि मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल गलत साबित हो गया था, याद आ रहा है ना? उसमें बहुत सारी चीज गलत जगह पे था या बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर। तो उन्होंने बोला था ना कि एटॉमिक मास जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। फंडामेंटल अगर नहीं भी माने तो ये मान सकते हैं ना कि काफी वो भी इफेक्ट, वो भी काफी इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो भी हम क्या कहते हैं, प्रभावित कर सकता है किसको? उसकी प्रॉपर्टी को। एटॉमिक मास के आधार पर ही बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं। ठीक है ना? ये कैसे डिफाइन होता है? तो इसको डिफाइन करते हैं द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, कल आपको बताए थे कि हालांकि एटॉमिक मास बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का मास जो प्रोटॉन का मास जो न्यूट्रॉन का मास, तीनों के मास को जोड़ के। लेकिन कल चर्चा हुआ था ना कि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है। कल जैसे कि चीनी खरीदने गए, पॉलीथीन का वजन कोई कैलकुलेट कर लिया, तो वही नहीं, वैसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि चीनी के रिस्पेक्ट में पॉलीथीन क्या है? नेग्लिजिबल है, उसको ना मानने लिए थे, मान लिए थे ना। तो हम लोग बोलते कि ना भले वो पॉलीथीन में रख के तौल रहा है, लेकिन वो है क्या? सिर्फ चीनी ही है। हम लोग पॉलीथीन को ना मान लिए थे। ठीक वैसे ही जब एटम का वजन निकालते हैं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों को जोड़ा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसको छांट दिया गया, तो बच कौन गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम परिभाषित कर सकते हैं एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। एक चीज और, इसको मास नंबर लिखना चाहिए था, रुक जाइए, ये बेसिकली मास नंबर है, ठीक है ना? हाँ, ये द्रव्यमान संख्या है, ठीक है ना? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये परिभाषा कुछ दूसरी चीज बता रही है। चलिए, ये एटॉमिक मास नंबर था। देखिए, मास नंबर और मास में अंतर है। ये सिर्फ क्या बता रहा है? द्रव्यमान संख्या बता रहा है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन है, काउंट कर लीजिए। जैसे कि सोडियम के पास, देखिए सोडियम के पास हम लोग क्या कहेंगे, अगर हमारे पास प्रोटॉन की संख्या है 11 और न्यूट्रॉन की संख्या है 12, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा।
तो बस यही कह रहा है ये कि जितना प्रोटॉन होगा वो और जितना न्यूट्रॉन होगा वो, इन दोनों के नंबर्स को पकड़ के क्या कर दे हम लोग, ऐड कर दे, दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, द्रव्यमान संख्या निकलता है, यानी कि वो क्या निकाल लेते हैं हम लोग, मास नंबर निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको जितना भी इसमें दिया होगा, इसका एमयू हटा दे तो सब क्या था, ये मास नंबर था। इस क्लोरीन को छोड़ के, इसके लिए कुछ अलग कहानी है, एवरेज निकाला जाता है इसके लिए। तो मास नंबर को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे, द्रव्यमान संख्या, ये द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो जो निकलेगा उसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल उसको द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहा जाता है। कोई दिक्कत, क्लियर है ये बात? ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन इसका, इसको कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जिसको देखिए प्रदर्शित करने का तरीका, आइए इसको हम एक बार और अच्छे से लिख के समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि कोई तत्व है मेरे पास जिसको x से सूचित किया जाता है, x से, तो इस x के अगल बगल में लिखने वाला बहुत सारा जगह होता है। जैसे देखिए यहां पर भी कुछ लिखते हैं, जैसे देखिए यहां पे O2, N2, F2, P4, यहां पर नीचे लिख रहे हैं ना, तो इस जगह को कहा जाता है, इस जगह को हम बोलते हैं एटॉमिसिटी, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग परमाणविकता। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो क्या बताइएगा, 2। सही है ना। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, इसकी 2 होगी। ये आप बताइए फास्फोरस का क्या होगा, 4। तो ये बताता है कि इसमें कोई को पार्टिकल था। यहां पे जो लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता है चार्ज, यानी कि इस ऊपर में क्या लिखते हैं, उसको आवेश बोलते हैं। जैसे ये देखिए यहां पर हम लिख दिए O2 माइनस ऑक्साइड आयन, हम यहां पे लिखे PO4 3 माइनस फॉस्फेट है। ये जो ऊपर में लिख रहे हैं वो सब क्या है, चार्ज है। ऊपर में जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब 2 और जगह बच रहा है जो यहां पर हम लोग बात किए थे, एक यहां के ऊपर में, एक यहां के नीचे में, A और Z। इसको भी देख लिया जाए A और Z क्या है। हम यहां पे एक लिखते हैं ऊपर में, देखो यहां पे जो लिखा जाता है इसका नाम दे दिया गया है एटॉमिक नंबर, मतलब यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या होता है, वो परमाणु संख्या। यहां पे परमाणु संख्या को लिखा जाता है, और बिल्कुल यहां पे जेड को लिखा जाता है। किसको लिखते हैं हम लोग, जेड को। इसको सूचित करने के लिए भी कुछ बनाया गया है कि भाई इसको जेड से सूचित करेंगे। और यहां पे जो लिखते हैं वो क्या होता है, मास नंबर, मतलब उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, मास नंबर, मतलब इस यहां पे लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या। तो इसके अगल बगल में 4 प्लेसेस हैं, इन चारों प्लेसेस पे क्या क्या लिखा जाता है आपको हम बता दिए। ठीक है ना। इसके अलावा भी एक होता है जिसको लगा के बैलेंस करते हैं, वो आगे जो लगाया जाता है ना, याद है, जैसे आगे 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, उसका भी नाम है स्टाइक्योमेट्री बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी उसको नीचे अब और कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसका सबका एग्जाम्पल आपको बता दिए। जैसे ये इधर लिखे तो एटॉमिसिटी, यहाँ पे लिखे तो क्या हो गया, उसका चार्ज। ऊपर में लिखते हैं उसका वजन। जैसे एग्जाम्पल करते हैं इसका, जैसे मान लेते हैं, आपको पता है कार्बन जो है C12, C13, C14 ऐसा कुछ होता है, हल्का फुल्का जानते हैं इसके बारे में। तो मान लेते हैं हमको बताना है C12 का माने वैसा कार्बन जिसका वजन कितना हो, 12 हो। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह कार्बन जिसके पास प्रोटॉन कितने हो, 6, और जिसका वजन, जिसका मास नंबर कितना हो, 12। ठीक है ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, वह ऑक्सीजन जिसके पास एटॉमिक नंबर कितना हो, जिसका परमाणु संख्या 8 और उसका मास कितना हो, 16। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको एक बात पता है कि A बराबर, ये A बराबर क्या था, मास नंबर किसके बराबर होता है, A बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या आप प्लस किसकी संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब A बराबर हम लिख सकते हैं Z प्लस N, Z प्लस N। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, इसमें कितना न्यूट्रॉन है, दिख रहा है 6 गो, क्योंकि इसमें 12 गो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ के 12, खाली प्रोटॉन कितना है 6, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 में 6 घटा लेंगे, यहाँ पे कितना होगा न्यूट्रॉन 8। ठीक है, तो दोनों आसान था। यहाँ पे बताइए तो आर्गन 40 और यहाँ पे 18। बताइए यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं
यहाँ पे न्यूट्रॉन 22 है, समझ में आ रहा है? कैसे निकाले हैं? ये दोनों जोड़ के, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ कितना है 40, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 40 में से क्या कर लेंगे हम लोग 18 को घटा लिए, कितना आ गया 22। भारी है? अगर ऐसे लिखा हुआ है फॉस्फोरस 3115, बताइए कितना हुआ? ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, यूरेनियम 235 92, निकालिए। 143, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया, आपको आ गया कि ये देखिए इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, कुछ परिभाषा नहीं है, कुछ इसको हम लिखवाएं, ठीक है ना। आपको एटॉमिक मास के बारे में बताया, जैसे मास नंबर के बारे में बताया गया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वो बराबर किसके होता है प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। अच्छा, जनरली एक चीज देखा गया, जानते हैं क्या? हेकड़े बगल में एमयू लगा देते हैं ना, तो उसका क्या बन जाता है, वो मास बन जाता है। जैसे मान ली फॉस्फोरस के लिए क्या यहाँ पे लिखा गया था 31 लिखा गया था ना, फॉस्फोरस का जो मास नंबर है 31 है, और मैं एमयू लगा दिए तो क्या बन गया, वो एटॉमिक मास का एटॉमिक मास बन गया, ठीक है ना। मास नंबर और मास में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है। चलिए ठीक है, यहां तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारी चीजें जो यहाँ पे देखिए, बताइए हीलियम में कितना न्यूट्रॉन होगा? 2 ही होगा, समझ में आ रहा है? आगे जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे पढ़ेंगे हाइड्रोजन 3 तरह का होता है, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा इसको, ये इंट्रोडक्शन पार्ट था मात्र, अब इसको बाकी हम लोग लेके चलेंगे कहाँ पे, तो पढ़ेंगे अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ मोल की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, कि कभी कोई ऐसा सिंबल आ जाए कहीं आपको दिख जाए तो आप परेशान ना हो उससे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और चीज है, देखिए यहाँ पे, जैसे एलिमेंट किस चीज से मिलके बना होता है? एलिमेंट मिलके बना होता है एटम से। एलिमेंट बनता है, तत्व किससे मिलके बनता है? परमाणु से, याद आ रहा है, उसने बताए हुए थे। और परमाणु के वजन को हम क्या बोलते हैं? परमाणुक द्रव्यमान। यानी कि एलिमेंट बनता है एटम से, और एटम के मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। ये बात क्लियर है ना? तो यहाँ पे जितने भी अभी आपको कल लिखवाए गए थे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वो सब क्या था? एटॉमिक मास था। और उसके बाद अब नीचे देखिए, कंपाउंड किससे मिलकर बनता है? मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल के वजन को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। यौगिक बनता है किससे? अणु से, और अणु के वजन को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो जब ये आज आते जो क्वेश्चन दिए थे आपको कैलकुलेट करने के लिए, आप निकाल रहे थे, वो सभी क्या थे? एक एक अणु थे, और उस अणु का जो आप निकाले वो क्या था? आणविक द्रव्यमान था। फिर से एक बार हम इसको क्लियर कर देते, एक बार लिख के बता देते हैं, देख लीजिए। ये भी ज्यादा भारी तो हालांकि नहीं है, फिर भी अगर हम सिर्फ इसका वजन लिखते हैं, हम लिख दिए कि इसका वजन होता है 16 AMU। तो ये एटम है जी, सिंगल अकेले तो क्या है? एटम है। तो ये जो निकाले हैं ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास होगा, इसको हम बोलेंगे परमाणविक द्रव्यमान। ये परमाणविक द्रव्यमान है। और अगर हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं O2, इसका मतलब है कि 2 ऑक्सीजन एक साथ है, तो ये अब ये एटम नहीं रह गया, ये क्या बन गया? अब ये मॉलिक्यूल बन गया। ये बेसिकली क्या था? ये हमारा एटम था, ये हमारा परमाणु है, अकेले है तो परमाणु है। आज जब 2 हो गया तो क्या बोलेंगे? इसको अणु बोलेंगे, यानी ये मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम बोलिए, ये कितना हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 32 AMU, और इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल, इसको बोलते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान। क्या ये ज्यादा टफ कंसेप्ट है क्या? भारी बात है ये? नहीं ना है? तो ये अगर कभी हम यूज करते हैं एटॉमिक मास और कभी मॉलिक्यूलर मास, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अकेले होगा तो एटॉमिक मास निकलेगा, आज जब एक से ज्यादा एटम एक साथ जुड़ जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो ऑब्वियस है वहां पे क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। भारी नहीं ना है? ठीक, ये वाली चीजें तो हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके भी आगे। हाँ, यहां पे थोड़ा सा हल्का सा हो सकता है दिमाग पे जोर पड़े, ध्यान सुनिए। किसी भी चीज को तौलने के लिए जो भी कल बताया थी AMU, जिसपे हम बोले थे कि अभी फिलहाल इसको रट लीजिए, थोड़ा सा उस पर समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को तौलने के लिए अपने देसी भाषा में बात करें तो बटखारा चाहिए कि नहीं चाहिए? बटखा चाहिए ना। तो आखिर में वो जो वजन है, वो सोचे कि काहे वो जो वजन है वो 1-1 किलो है। मतलब आप लेकर गए मार्केट में, जाकर उसे कहे कि हमको 1 किलो सब्जी तौल के दे दीजिए, वो बेचारा उठाया अपना बटखारा के, तो नहीं मेरे बटखारा दीजिए, आप हेती चुक पत्थर दे दे उसको, लीजिए इससे तौलिए, मेरा 1 किलो, मेरा 1 किलो है। तो आपके कहने से 1 किलो होगा?
कुछ माना गया, मास डिसाइड किया गया कि देखिए इस मास को 1 किलो कहते हैं, सब कोई उसी पैटर्न को फॉलो करता है। उसी तरह एटम के वजन को जब आप नापने गए तो आप लोग बोले कि देखिए एटम बहुत छोटा होता है, तो उसके वजन को नापने के लिए एक छोटी सी इकाई की आवश्यकता है, और उसका नाम दे दिया गया कौन सी, एएमयू। तो आखिर में यह एएमयू आया कहां से? कहीं तो कुछ तो सोर्स होगा ना जहां से उस एएमयू, आखिर उस वजन को कैसे मान लिया गया, क्या सोच के कहा गया कि यही एएमयू होता है? एक एमयू का वजन इतना ही है, 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम, यही होता है एएमयू। कुछ तो इसके पीछे की कहानी होगी। तो सब कुछ सोचा कि भाई इसको तौलना शुरू करते हैं, परमाणु या एटम, मॉलिक्यूल या आयन, परमाणु, अणु और आयन को किस में तौला जाए। तो लोग अपना अपना विचार दे रहा था। कुछ लोग सजेस्ट किया कि वो काम कीजिए, हाइड्रोजन को ही बटखरा बना लीजिए। मतलब जैसे कि कार्बन का वजन जो है 12 गो हाइड्रोजन के बराबर हुआ, तो हम कह देंगे कि इसका मतलब है कि इसका वजन 12 एमयू होगा। ऐसा कुछ लोग सोचा। कुछ लोग बोला कि नहीं इसको ऐसे नहीं करेंगे। कुछ लोग हालांकि इसका मानना भी था। देखिए उन्होंने पहले तो एक शब्द आया क्या, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, जो बेसिकली क्या है, यह एक मात्रक है। क्या करने के लिए? वजन नापने के लिए। किसका वजन नापने के लिए? एटम का, परमाणु का, मॉलिक्यूल का या आयन का। ध्यान रखिएगा, जिस चीजों को हम स्पष्ट देख सकते हैं उसके लिए एएमयू का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। ये बहुत छोटे चीजों के लिए होता है, ठीक है ना। तो हुआ कि तब कोई कहा कि एएमयू के, तो कुछ लोग बोला कि देखिए एक हाइड्रोजन के एटम को हम लोग मान लेते हैं 1 एएमयू, लोग मान लिया। कुछ लोग बोला ऐसे, लेकिन ये ज्यादा बेहतर नहीं था, ज्यादा एक्यूरेट ये वैल्यू नहीं थी। तो बाद में एक काम तय किया गया, क्या कि एक कार्बन का एटम उठाइए। अब आपके मन में चलो सर कार्बन का है, तो आप कोनो एक उठाइए, उसको हम ये भी पूछ सकते हैं कि वही का है। जैसे आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन उठा लिए, तो फिर ऑक्सीजन का है, कुछ तो जब कुछ तो कुछ किसी को तो लेना होगा ना जी। तो हम लोग किसको ले लिए? कार्बन को ले लिए। जिससे देखिए पिज्जा को ऐसे काटते हैं खूब मस्त बराबर बराबर भाग में, ऐसे करता है ना। वैसे ही क्या किया कि कार्बन को, अच्छा कार्बन का जो मास नंबर था कितना था? 12 था, याद आ रहा है। जिसका मतलब हुआ कि उसमें 6 गो प्रोटॉन है, 6 गो क्या था? न्यूट्रॉन। तो कार्बन को क्या किया गया? 12 हिस्सों में काट दिया गया, और उसका जो एक टुकड़ा निकला और कहा गया कि अब देखिए यही है हमारा 1 एमयू। मतलब C12 को लेकर आए, कार्बन 12। देखिए कार्बन 3 तरह का जनरली देखा जाता है, C12, C13, C14। कार्बन कितने तरह का हो गया? 3 को। नेचर में, प्रकृति में कार्बन जो है वो मुख्यतः किस किस रूप में पाए जाते हैं? कुछ C12 पाया जाता है। C12 कौन सा है? C12 मतलब इसको बोलेंगे C12, जिसके पास प्रोटॉन कितने? 6, न्यूट्रॉन कितने? 6। कुछ ऐसे भी कार्बन मिलते हैं जिसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो होंगे 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? कुछ ऐसे भी कार्बन मिले। और कुछ कार्बन ऐसा मिला जिसके पास प्रोटॉन है 14 और सॉरी मास नंबर है 14, प्रोटॉन कितना है? 6। यानी हम कह देंगे इसके लिए प्रोटॉन है 6 और न्यूट्रॉन कितना है? 8। 3 तरह के नेचर में कार्बन मिले। सब लोग मिलके तय किया कि अब इसी की सहायता से हम वजन निकालने की कहानी शुरू करेंगे। यानी C12 को सेलेक्ट किया गया। C12 को सेलेक्ट करने के बाद उसको 12 हिस्सा में क्या कर दिया? हम लोग बांट दिए। तो 12 हिस्सा में बांटेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो था इसका बटा 12, बात समझ में आ रहा है? 12 हिस्सा में बांटेंगे तो इसका जो भी वजन होगा उसका 1/12वां भाग होगा ना। तो इस कार्बन का जो 1/12वां भाग था उसी को हम लोग क्या कह दिए? 1 एमयू। यानी जो बटखारा बनाया गया वो किससे बनाया गया है? कार्बन को तोड़ के बनाया गया। कितना से? 12 भाग में तोड़ के। कार्बन था, उस कार्बन को हम लोग क्या किए? 12 हिस्सों में से तोड़ दिए। अब इसका जो एक हिस्सा निकला, और तोड़ लीजिएगा, इसका जो एक हिस्सा निकला, इसी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? इसी हिस्से को बोल दिए ये क्या है? 1 एमयू है, ठीक है ना। कार्बन का वजन कितना होता है? देखिए C12 का वजन होता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये एगो कार्बन का वजन है, ठीक है ना। अब इस कार्बन को अगर 12 हिस्सों में तोड़ दिया जाए, माने इस वैल्यू को अगर इसको हम 12 से भागा दे दें, तो 12 से भागा देने के बाद जानते हैं कितना आता है? 1.67 गुने 10 के पावर -24 ग्राम आता है। यानी कि जब C12 के एक कण को 12 हिस्सों में तोड़ा गया तो उसके एक कण का जो वजन है वो कितना आया था? 1.4। आप इसी को कह दिया गया कि अब यही मेरा बटखारा हो गया। इस बटखारा का नाम दे दिया गया 1 एमयू।
अब किसी भी चीज को तोलेंगे, एटम को, मॉलिक्यूल को, आयन को, अणु, परमाणु, आयन, किसी को भी तोलेंगे तो किस में तोलेंगे? एएमयू में ही तोलेंगे, दूसरे इकाइयों में नहीं तोलेंगे। ये बात क्लियर है? अब चलिए, अब मान लेते हैं आप गए हैं चीनी खरीदने और चीनी खरीद के लेके आए, 2 किलो चीनी खरीद के लेके आए। एक बड़ा अजीब क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं। और आपसे कोई पूछे कि चीनी का वजन 2 किलो है, आप इस वाक्य से क्या समझते हैं? मास ऑफ सुगर इज 2 kg, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता रहे हैं, हम कहेंगे इट्स मीन दैट मास ऑफ सुगर इज 2 times हेवियर देन मास ऑफ दैट 1 kg बटखारा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो 2 किलो चीनी हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चीनी का वजन उस 1 किलो के बटखारा से दुगुना है। यानी यहां पर तुलना की जा रही है। वजन गया भार में, वो जो 1 किलो का जो बटखारा था ना, उससे 2 बार तौलने पर हमको ये चीनी मिला है। अगर कोई चीज 5 किलो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यह सबस्टांस, यह जो वस्तु है, यह उस 1 किलो के सामान से 5 गुना भारी है। बात समझ में आ रहा है? और कोई चीज हम मान लीजिए 5 लीटर कोई चीज खरीद के लेके आए, तेल खरीद के लेके आए 5 लीटर, इसका मतलब क्या हुआ? हम कहेंगे इसका मतलब है कि 1 लीटर के आयतन का ये क्या है? 5 गुना है। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे तुलना की जा रही है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? तुलना कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं ना? ठीक इसी तरह अगर हम आपसे पूछें कि मास ऑफ वाटर इज 18 AMU, इसको छोड़िए, यहां पर देखिए, मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU। नाइट्रोजन का वजन कितना होता है? 14 AMU होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम कहेंगे कि नाइट्रोजन इज 14 times heavier than mass of 1/12, sorry, mass of 1/12 part of C12 atom। मतलब बाउंस कर गया ना। अच्छा, फिर से समझाते हैं। नाइट्रोजन का वजन 14 AMU है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन C12 के 1/12वें हिस्से का 14 गुना भारी है। नहीं बुझाया? अरे बटखारा कैसे बना था? C12 को 12 हिस्सों में तोड़े थे। C12 को 12 हिस्सों में तोड़ने पर बटखारा बना था। एकड़ा से 14 में नाप दिए, तो वो जो चीज है वो 14 गुना भारी है। किसके? इस C12 के 1/12वें हिस्से का। यही तो बात बोलना था। फिर से बोलते हैं, नाइट्रोजन का वजन 14 AMU है, इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन C12 के 1/12वें हिस्से का 14 गुना है। समझ में आ रहा है? तो अब से पूछा जाए कि पानी का वजन 18 AMU है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पानी C12 के 1/12वें हिस्से का 18 गुना भारी है। भारी बात है। अच्छा, ये पता नहीं काहे ये सब लोग करवाता है। अभी कुछ लोग भी आप लोग में सोच रहे हो सर काहे ऐसा कर रहा है। हम क्या करें? एनसीईआरटी में दिया हुआ पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है ना, किताबों में दिया हुआ। जैसे यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि सोडियम के परमाणु का वजन 23 AMU होता है, ठीक है ना। इस कथन का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका अर्थ है कि सोडियम का एक जो परमाणु है वो हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में 23 गुना भारी है, या ये उतना बेहतर नहीं था, तो एक नया तरीका लगाया गया। यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग कि इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सोडियम का परमाणु का वजन अगर 23 AMU है, तो इसका मतलब सोडियम का एक परमाणु कार्बन के परमाणु के 12वें हिस्से का क्या है? क्लियर है? बोल दीजिएगा। एगो बोले हम पूछे, चलिए किससे पूछे? चलिए हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं, जो हाथ उठाएगा उसी से पूछ लिया जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का वजन 98 AMU है, 98 AMU, इसका मतलब क्या हुआ? हाथ उठाइए, उसको बोलने का मौका देते हैं। एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, 2 आदमी हाथ उठाया है, 3। चलिए आप ही बताइए, बहुत देर बाद हाथ उठाए, बोलिए। H2SO4 के का वजन 98 AMU है, 98 AMU। हाँ ठीक है, काम चल जाएगा। अब ज्यादा बेहतर होगा कार्बन नहीं बोल के C12 बोले। C12 के 1/12वें हिस्से का 98 गुना है। नहीं बोल देंगे जी? अरे एक तो अच्छा चीनी पर सोच के देखिए कितना आसान है। 5 किलो कोई सामान खरीद, इसका मतलब वो कोई बटखारा से 5 गुना लेके आए हैं। अब बटखारा मेरा बना हुआ तो कौन चीज है? C12 के 1/12वें हिस्से का, यानी उसके क्या होगा? वो 5 गुना हो जाएगा। कहाँ भारी? भारी है ये सब जी,
कोई बारी नहीं। तो अब ये पता चल गया कि आखिर में जो एएमयू शब्द था ये कहां से आया था। ये जो हमारा एएमयू है ये बेसिकली आया कहां से था। एएमयू हम लोग कहां से लाए थे, बैठ जाइए। जो 1 एएमयू है ये आया था 1/12वां हिस्सा था किसका, C12 का। और ये बराबर किसके होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अब यही हो गया हम लोग का बटखरा। अब हर बार उसको लेके नहीं ढोएंगे, वो बहुत भारी हो गया चीज। अब मान लेते हैं कि आपको पता है कि मन माने 40 किलो होता है, कोई कहेगी 5 किलो, तो हर बार गिनिएगा कि धान 5 गुने 40 किलो हुआ है, 5 गुने 6 गुने 40, ऐसे नहीं बोल 5 मन कहेंगे, वहां पे मन बोलते हैं ना। तो वैसे ही हम लोग ये किसको लेकर चलते हैं, हम लोग एएमयू को लेकर ढोते हैं। और कोई कहता है कि देखिए सोडियम के पास, सोडियम का जो वजन आपको बताइए, हम कहेंगे सोडियम का वजन होता है 23 एएमयू, मतलब इसका ये जितना आ रहा है ना, इसका क्या है, ये 23 गुना है। क्या भारी है ये। और कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका वजन है 44 एएमयू, तो हम क्या कहेंगे कि इसका क्या है, ये 44 गुना। कहां भारी है, भारी है, ठीक है। तो यहां तक जाके ये भी कहानी, एएमयू की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, एएमयू से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल्युमिनियम का वजन 27 एएमयू, इसका मतलब क्या, घर पे जाके इसको लिख लीजिएगा, बस स्लाइड डाल देंगे ग्रुप में आपके, ठीक है ना। इसका आंसर लिख लीजिएगा, वही वाला कहानी कि भाई इट इज 27 टाइम्स हेवियर देन मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। कहां भारी, एकदम आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि C12 के 1/12 हिस्से का क्या है, 27 गुना है। ये तो लिखना है, एनसीईआरटी में भी खोल के देखिएगा, इस तरह के दो क्वेश्चन है, ठीक है, वहां से लिख लेंगे। अच्छा, वो एक बात बताया गया, बताइए एटॉमिक मास किसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। एक परमाणु, सबसे आसान परिभाषा, परमाणु द्रव्यमान, एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है, एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। ये आसान वाला कहानी है, ठीक है ना, इसे लंबा चौड़ा भी लिख सकते थे, लेकिन आसान वाला। एक एटम के वजन को एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल के वजन को मॉलिक्यूलर मास। अब जौन एटम होगा उसके हिसाब से उसका मास सेट कर लिया जाएगा। कार्बन होगा तो 12, नाइट्रोजन होगा तो 14, है कि नहीं, ठीक है। यहां तक हो गया, आगे बढ़ा जाए। यहां से स्टार्ट होता है, व्हाट इज मोल, ठीक है ना। मोल, टाइम देख लिया जाए मोल के पहले, टाइम कितना है, अरे वाह 5 मिनट तो कितना कर लिया जाएगा 5, ठीक है। तो सबसे पहले देख लिया जाए मोल क्या होता है। किसी को आइडिया है मोल क्या, व्हाट इज मोल। मोल एक नंबर होता है, बहुत सबसे बढ़िया जवाब यही है, मोल क्या है, एक नंबर। जितना तो पूछे दर्जन क्या है, क्या बताइएगा, दर्जन एक नंबर है, दर्जन क्या है, नंबर है, ठीक है ना। अच्छा, दर्जन में 12 को क्या है, तेरे को क्या है ना, इसका जवाब नहीं ना है। अच्छा, इसके हम लोग का जवाब है मोल में उतना ही का है, तो समय लगेगा मोल के पास जवाब देने में, लेकिन चलिए पहले कुछ मोल के बारे में बतिया लिया जाए। सबसे पहला बात, मोल क्या है, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले कि मोल इज ए नंबर। हालांकि बाद जल्दी लोग का मोल गोल हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन मोल इज ए नंबर। मोल क्या है, एक संख्या है। मोल देखिए सा मोल क्या है, गोल। मोल क्या है, एक संख्या है, मोल एक संख्या है, ठीक है ना। अब क्या कहेंगे हम लोग, ये संख्या अगर है तो कुछ होती होगी वैल्यू उसकी। हाँ बिल्कुल, मोल की वैल्यू कितनी होती है, कोई जानता है, 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल बराबर इतना होता है। आपको एक बाप इतना काहे इतना, तो इसका हम आपको जवाब देते हैं बराबर नहीं। अभी तुरंत विश्वास हो जाएगा आपको इस पर, बाद में देखा जाएगा मोल क्या होता है, अभी पहले विश्वास करने के बाद। एगो शब्द आता है जोड़ा, सुने हैं, अंग्रेजी में पेयर बोलते हैं। कितना होता है, दो कौन चीज, सेंटीमीटर की मीटर कि लीटर, कुछ नहीं होता है। नंबर के पास कोई यूनिट नहीं होता है। मार्केट में जाइएगा, कहिएगा हमको 2 कलम चाहिए, तो 2 के साथ कोई सेंटीमीटर जोड़िएगा, 2 गो कहते हैं, तो गो हम लोग का देसी भाषा है, वो कोनो यूनिट नहीं है। तो 2 सिर्फ, ये क्या है, एक बात और याद रखेंगे, ये क्या है, इट इज यूनिटलेस, मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती। अब चूंकि ये नंबर है तो इसकी इकाई कहां से आएगी, दर्जन कोई इकाई होता है,
अच्छा ठीक है, तो एक जोड़ा मैंने दो गो। ऐसे ही एक और शब्द आता है दर्जन, नाम सुने हैं? कितना होता है? 12 कंची गो, ठीक है ना। उसके बाद एक देहात में एक और चलता है, कहीं नाम सुने होंगे? कोई देहात का है जी? 16 गो। हम हाल फिलहाल में जाने कुछ दिन पहले, हमको भी नहीं पता था ये बात, ठीक है ना। इस 16 मने के जो होता है 16 होता है। जिस तरह दर्जन मने 12, जोड़ा मने 2, 16 मने 16। उसी तरह एक मोल आता है। मोल मने कितना होगा? अब हाँ, हाँ वह मैटर सुनिए। अब कोई पूछे कि ये क्या है, तो भाई हम आपसे पूछने गए हैं जोड़ा में दुगो का होता है, नहीं पूछे थे ना। अच्छा हम इसके बारे में जाना जाएगा बाद में, पहले विश्वास करना, ठीक है, पहले तो विश्वास करना पड़ेगा तो अच्छे समझ में आएगा। जब जोड़ा के बारे में नहीं पूछे कि दुई गो का है, दर्जन मैंने नहीं पूछे 12 गो का है। केले के दुकान जाए कोई हमको एक दर्जन केला जो 12 गो कह दिया, हमारे यहाँ तो दर्जन 13 का चलता है, तो देगा आपको? नहीं देगा। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, मोल मने कितना होता है जी? इतना ही होता है। फिलहाल तो याद कर लेंगे इसको। अब सवाल ये है कि ये कितनी बड़ी संख्या है, तो तनी आप ही लोग से पूछ लिया जाए कि संख्या कितनी बड़ी है, ठीक है ना। तो आपको एक काम देते हैं, मान लेते हैं कि आपको ट्रक से खूब 5, 6, 10, 20 ट्रक सिक्का लेके गिरा दिया आपके पास, सिक्का क्वाइन, और ऐसे बैठ के कहिए गिन दीजिए, तो इतना सिक्का गिनने में आपको कितना समय लगेगा, कुछ अंदाजा बताइए। के पहले हाथ उठाइए, जो इसको बोलना है बोलिए, हाथ उठाइए, उसका मुंह दिखाते हैं कैमरे में, क्या है बताइए। है नहीं, हाथ उठाइए बोलिए ना, हाथ है। क्लास को इंटरेक्टिव बनाना चाहिए, मतलब आप भी कुछ बोलिए, कुछ हम बोलते हैं ना, बातचीत करते हुए पढ़ा जाएगा। अब एक पीछे वाले बेंच लोग बतिया रहे, बताइए जी, आप बताइए, लास्ट बेंच बोलिए, कितना दिन में गिन दीजिएगा? चल जो गड़बड़ हो रहा है, यही नहीं रहा है ना, नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। और ये किसी काल सेटिंग किया जाएगा इसे घुमाने वाला। कितना बताएं आप? 1-1.5 साल। कोई और बताए? क्या बताएगा? आप बताइए, आप नहीं गिन सकते हैं? हाँ बोलिए, टाइम नहीं लगेगा। हाँ ए भाई, हाथ से गिनना है। अब वो मैथ वाला बाजार छोड़िए, वो लड़का वाला कहानी के टॉपिक को था दोस्तों। अच्छा अंदाजा बता, बताइए जी। नहीं गिना पाएगा? अच्छा ठीक है, और कोई है? चलिए एक हम अंदाजा लगाते हैं, सुनिए, चलिए हम एक अंदाजा लगाते हैं। 1 मिनट में कोई वो गिन लीजिएगा मोटा मोटी। हम 100 को नहीं, हम 200 500 मान लेते हैं। मान लेते हैं आप खूब तेज गिने तो 1 मिनट को गिन दिए 500। हालांकि पॉसिबल नहीं, 1 रुपए का सिक्का 500 गिन लेना। फिर भी हम मान लेते हैं आप 1 मिनट में कितना गिन लिए? 500। 1 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना गिनेंगे? कुछ इतना है कि नहीं है? तो 1 घंटा में इतना गिन लिए। 1 घंटा में गिनने का मतलब वो आप 24 से गुना कर लेंगे तो 1 दिन में गिन लिए। 1 दिन में गिना गया ना? अच्छा तो 1 दिन तो इसको गुना कर लिए, 6 5 30, इस पर ये कितना हो गया जी? 30,000। 30,000 में 24 से गुना कर लिए, 1 दिन 24 से कितना होता है? 72 होता है। अच्छा देखिए, नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक लगातार गिने, अभी एकदम अल्ट्रा फास्ट स्पीड में, जितना पॉसिबल नहीं हो, तब कितना गिने हैं? 7,20,000। कितना गिन दिए? 1 दिन में। तो 365 दिन का होता है साल। हम 400 दिन मान लेते हैं, गुना करने में आसान रहेगा, ठीक है ना। 1 साल, तो 1 साल में आप कितना गिन दिया ये देखा जाए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 7 चौका 28। कौ गो जीरो? 1 2 3 4 5 6 गुना 10 के पावर 6। तो इसको और अच्छा कर दे, 2.88 गुने 10 के पावर 8। यानी कि आप 1 साल में कितना गिनिएगा? इतना। आप मान लीजिए ये जन्म हुआ तो ये से गिनना शुरू किए, 100 साल तक आप जिंदा रहे और लगातार गिने बिना रुके हुए, तो 100 से गुना कर लेते हैं। और अब मान लेते हैं तो कितना हुआ? देखिए इधर, हल्ला नहीं कीजिए। यानी कि बिना रुके हुए पूरे जिंदगी अगर सिक्का गिन के गुजार दिए तो आप इतना गिनिएगा, वो ज्यादा से ज्यादा। 400 दिन का साल नहीं होता है, 1 मिनट में 500 नहीं गिन पाइएगा। तो कितना गिने हैं? इतना। अब मोल में देखिए कितना था?
और यहाँ पे कितना है 10। अभी भी आप बहुत पीछे हैं। पीछे है कि नहीं है? अब इसका कुछ जगह कुछ किताबों में इसका जिक्र किया गया है मोल के बारे में कि मोल कितनी बड़ी संख्या है। कहा गया है कि अगर पूरे संसार के पानी को लीटर में नाप दिया जाए तो वो इतना पानी नहीं है। समझे? पहले तो ये कहानी। दूसरा क्या गोली सुनिए, जो कोल्ड ड्रिंक का जो आता है वो कैन, कोल्ड ड्रिंक का कैन देखे हैं, उस कैन को अगर यहाँ पे हम सजाना शुरू करें अपने क्लास में तो खूब ढेर कैन हो तो पूरा रूम बिछा देंगे, और ढेर होगा तो द्वार सब बिछा देंगे, और ढेर होगा तो मोहल्ला पूरा नरकटियागंज। इतना अगर इतना कैन हो तो कितना बिछा सकते हैं? तो पूरे पृथ्वी को कवर किया जा सकता है। जानते हैं कितना बार? एक बार ही नहीं, उसके बाद कवर करते 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 15 किलोमीटर ऊंचा तक जा सकते हैं पृथ्वी से ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ का है तो गिन के दिया एक के, आखिर में ये संख्या इतनी बड़ी कहां से आ गई? तो ठीक है, इसके बारे में उपाय करेंगे। ये तो तय है कि गिन के निकालना संभव नहीं। अब मोल इतना बड़ा आ गया तो गिन के निकाल पाना संभव है? तो गिन के तो इसके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला शब्द कि दुनिया में कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हैं, वो अकेली चीज जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो एक मोल संभव नहीं है। यानी कि क्या एक मोल आदमी संभव है? नहीं। क्या कोई भी सामान एक मोल पेन संभव है? नहीं। क्योंकि जिस चीज को आप टच कर, अकेले किसी एक पार्टिकल को आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो पार्टिकल एक मोल नहीं हो सकती, क्योंकि ये काफी छोटी है। ठीक है ना? तो इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? 3 चीजों के लिए। कौन कौन है? एटम, मॉलिक्यूल, बिल्कुल। यानी कि जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि एक मोल, तो या तो एटम हो सकता है, या तो मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो मतलब परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, और आयन हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा एक मोल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये काफी छोटी है। ठीक है ना? सॉरी, ये चीजें काफी छोटी है, ये संख्या तो क्या है? काफी बड़ी है। ये बात याद रहेगा ना? याद है कोई दिक्कत? तो एक मोल, जब इस मोल को जब गिन नहीं सकते तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए कुछ संबंध पढ़ा जाएगा। मास के साथ, द्रव्यमान के साथ संबंध पढ़ेंगे, और इसका आयतन के साथ क्या करेंगे हम लोग? संबंध पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो एक बार थ्योरी देख लिया जाए। इसमें कुछ थ्योरी भी लिखा हुआ है, हालांकि बात तो वही है। जैसे 12 ऑब्जेक्ट को 1 दर्जन कहते हैं, वैसे ही इतनी बड़ी संख्या को हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। जैसे 12 पेन को 1 दर्जन पेन, 12 परमाणु को 1 दर्जन परमाणु, वैसे ही इतने परमाणु को 1 मोल परमाणु, इतने अणु को 1 मोल अणु, और इतने आयन को 1 मोल आयन। मतलब इतना एटम होते 1 मोल एटम हो गया, इतना मॉलिक्यूल 1 मोल मॉलिक्यूल। ये कितना बहुत आसान है, यहां तक तो बहुत आसान है अभी। लेकिन होता क्या ना कि हम लोग लय बिगड़ जाता है, बीच में आप पीछे छूट जाते हैं, इसलिए मोल जो है गोल हो जाता है। तो अभी हम लोग पीछे नहीं छूटेंगे। एक बात और, ये जो संख्या है, कोई तो होगा जो इसको खोजा होगा। एवोगाड्रो नाम था उनका। हाँ ठीक है ना? इसलिए इस संख्या को एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं इसको? कहने क्या? इसे एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। किससे सूचित करते हैं? Na से। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एवोगाड्रो नंबर। इसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, और इसे सूचित करते हैं किससे? Na से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब इसमें का क्वेश्चन देखिएगा, बड़ी आसान आसान क्वेश्चन होता है। एक बात बताइए, वो झोला में 60 गो केला है, कई दर्जन हुआ? कैसे निकाले हैं? बिल्कुल, तो बड़ा आसानी से निकाल दिया। ताइए एगो तो मूल पर क्वेश्चन को बना लिया जाए, आखिरी क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन बना लिया जाए, उसके बाद से तो पंकज सर हंसाने के लिए आ गए। देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन बना रहे हैं, जैसे कि आपसे बोले कि अगर हमारे पास 60 गो केला है और आपसे पूछा जाए कि बताइए कितना दर्जन होगा, तो कितना बताइएगा? तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बताएंगे? दर्जन की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? दी गई संख्या, गिवन नंबर, ठीक है ना? दी गई संख्या और बटा क्या लिखेंगे? 12। आसान है कि नहीं है? तो यही कहानी सेम टू सेम हम लोग कर लेते हैं। किसके ऊपर? मोल के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए कि ये सैंपल, क्वेश्चन लिखिए, इसको बना लीजिए। पहले का क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ वाटर contains, a sample of water contains 3.011 into 10 raised to power 24 molecules of H2O. Find number of moles of H2O
प्रेजेंट इन सैंपल। हिंदी लिखा, आइए ऊपर लिमिट कर देते हैं, केला वाला कहानी, ठीक है ना। लो ये हो गया, धोखा हो जा रहा है। चलिए देखा जाए क्या कहेंगे। जल के एक नमूने में उपस्थित H2O के अणुओं की संख्या, H2O के अणुओं की संख्या कितनी है? 3.011 इंटू 10⁻24 है। तो उस पात्र में उपस्थित जल के मोलों की संख्या ज्ञात करें। मोलों की संख्या ज्ञात करें। कोई बनाया, कोई सिंगल पर्सन एक गो। सब उतार रहा है, उतारिए उतारिए, बना लिए। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए आप, मोल की वैल्यू में गड़बड़ा गई। नहीं होगा। अब दिक्कत ये बात है कि आपको आप ही भूल गए कि मोल बराबर होता कितना था। भूल गया ना, इतना लिखा आप लोग नोट किए नहीं होंगे। कोई बात नहीं, इसको लिख देते हैं, कोई बात नहीं, लिखते हैं हम। अभी आप लोग का अधिकार है, ये लिखवा लेना। कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोल बराबर इतना ही होता है। इस क्वेश्चन को किया का अगर हम कंपेयर कर ले पिछले वाले क्वेश्चन से तो बड़ा आसान हो जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन कैसा था? उसके पास 60 गो केला था और पूछा गया था कि कितना दर्जन हुआ, कितना आया है? काटिए, हम भगा देंगे। कोई बनाए, कोई जैसा आवाज दिया है, आंसर सही बोला है, फिर बोल दे। कितना? 5 20। कौन बनाया 20? 20 सही है। कितने लोगों का 20 आया था? 2-3 आदमी का आया। चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, होता है। आइए एक बार देख लिया जाए इसको बनाते कैसे हैं। इसको बना के पहले एक बार देख ले। कोई बात नहीं भाई, ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकता था, बस छोड़ रहे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था? जैसे अभी हम लोग, याद आ रहा है आपको, हम लोग जब दर्जन की संख्या निकाले थे, अरे यार हट जा, जब हम लोग दर्जन की जब संख्या निकाले तो क्या फॉर्मूला लगाए थे? दी गई संख्या और बटा में क्या लिखे थे? 12। याद आ रहा है? ठीक उसी तरह अगर हम लिखें मोल की संख्या, मोल की संख्या तो क्या हो जाएगा? दी गई संख्या और बटा में लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। गिवन नंबर बटा 6.022 इंटू 10⁻23। ये ना फॉर्मूला लगाएंगे जी। तो पहले 60 को दे के आपसे दर्जन पूछे थे, तो आप क्या किए थे? आप किए थे 60/12 कर लिए थे। इस बार कितना देके कितना पूछ रहे हैं? कितना वैल्यू दिए हैं? वैल्यू कितना दिए थे? 3.011 इंटू 10⁻24। और एक मोल में कितना होता है? ठीक है, अब देखिए इसको काट लिए, 2 बार में कट गया। 10 के पास 24, ऊपर 23 नीचे, क्या होगा? ऊपर में चला जाएगा 10 और बट्टा नीचे में क्या है? 2 5। 20 किसका गया था जी? 5 आएगा। आंसर क्या होगा? 5। हम समझ रहे हैं आप लोग क्या कहेंगे, इसको ऊपर कर दिए होंगे, इस वाले को नीचे कर दिए, और काटने में इस बात को भूल गए होंगे 23 के था 24 किसका था। ठीक है, कोई बात नहीं है, पहला क्वेश्चन था। कल इसको हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। कल इस पे और क्वेश्चन जब बनाया जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी मान के चलिए भी क्वेश्चन हम लोग इस पर नहीं बनाया है, ठीक है ना। कल आगे का देखेंगे हम लोग। आपको ये चीज हम आपको भेज देते हैं।